अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में तीनों बड़ी जमातों ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें शाया कर दी हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की जो लिस्ट जारी की है उसमें 3% अभी उनके ऐसे हल्के हैं जहाँ पर उनके कैंडिडेट फाइनल नहीं हो सके। 266 में से आलमोस्ट जो है 7 सीट ऐसी हैं जो अभी खाली हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी 54 नशिस्तें अभी खाली हैं, वहाँ पे उनके कोई उम्मीदवार नहीं हैं। ये 20% बनता है टोटल उनके उम्मीदवारों का जो नशिस्तें खाली हैं। यहाँ पे उन्होंने IPP या दीगर सियासी जमातों के साथ गालबन एडजस्टमेंट की है। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अब तक अपनी फहरिस्त जारी की है और शायद उसमें अभी प्रोसेस मज़ीद चल रहा है, अभी तक उनकी जो लिस्ट सामने आई है उसमें कोई 25% नशिस्तें अभी खाली हैं। और इस वक्त जो माहौल है इलेक्शन का अभी तक वो उस अंदाज में नहीं बन सका जो बनना चाहिए था। वोटर टर्नओवर कितना होगा और कौन सी जमात लीड करेगी, इस पर हम बात करेंगे। और एक पोस्टल बैलेट जो सरकारी मुलाजमीन को फराम किए जाते हैं, जो लोग अपने शहरों से दूर ड्यूटी करते हैं, उनके हवाले से कल आखिरी डेट होगी। लेकिन बहुत सी ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि शायद जो इस वक्त हुकूमत है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है सरकारी मुलाजमीन के वोट के ऊपर भी। इस मामले को भी हम आज डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ साइफर केस और फिर तोशाखाना केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, वो भी आज के मौज़ूआत में होंगे। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें बैरिस्टर आमिर हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, और उनके साथ हैं अज़हर सदीक साहब जो कानूनदान है और PTI की लीगल टीम के अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। बिलाल भुट्टो साहब आज लाहौर में उन्होंने जलसा किया और पंजाब के अंदर काफ़ी वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली PMLN जिसका घर पंजाब कहा जाता है या गढ़ कहा जाता है, उसकी इतनी अभी तक एक्टिविटी पंजाब के अंदर उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। ये बताइएगा कि अभी आपकी जो नशिस्तों का मामला है, जैसे हम फिगर देख रहे थे, पंजाब के अंदर ही कोई 141 नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं, उसमें कालबन 57 सीट्स अभी तक खाली हैं। क्या ये खाली ही रहेंगी? यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है आपकी या कोई इत्तेहाद होना है, या क्या अभी स्ट्रेटजी क्या है, या अभी उम्मीदवार आप मजीद अनाउंस करेंगे पंजाब में? बहुत शुक्रिया खालिद भाई। हमारी तकरीबन पंजाब के अंदर तमाम सीट्स के ऊपर कैंडिडेट्स होंगे। ये जो कुछ सीट्स हैं वो बहुत से कैंडिडेट्स दूसरी जमातों से हमारे साथ राब्तों के अंदर थे और एक तरह के एडजस्टमेंट का हमारा मामला था। कुछ लोग तो हमारी पार्टी में आ गए और उन्होंने हमें तीर हमने अलॉट किया है अपना निशान, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके साथ एडजस्टमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके तमाम सूबों से कैंडिडेट्स मौजूद हैं और तकरीबन हर हल्के के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। और जिस तरह आज आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंतखाबी मुहिम चल रही है या कोई पार्टी चला रही है जो आवाम के अंदर मौजूद है, अपना मंशूर लेके मौजूद है। हमारे चेयरमैन साहब करिया जा रहे हैं, हर सूबे में गए हैं और अपने मंशूर और प्रोग्राम के साथ गए हैं। अवामी मुआशी मुआहदा जिसकी अवाम को जरूरत है, हम वो लेके गए हैं। और बिलावल भुट्टो साहब वाहिद उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के जो अवाम के पास भी जा रहे हैं, प्रोग्राम भी दे रहे हैं और साथ बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम की, नफरत की और इंतशार की सियासत नहीं करेगी। और आज देखिए, आज जो लाहौर का जलसा था, अगर आप उसे देखें तो इतना बेहतरीन क्राउड और यंगस्टर्स की मौजूदगी और मुसलसल हम जितनी देर तकरीबन 4-4.5 घंटे जलसे में रहे हैं, मुसलसल नौजवानों की तरफ से वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगते रहे। और जिस तरह लाहौर के नौजवानों ने वेलकम किया है, ये एक पैगाम है लाहौर में उन अशराफिया को कि अब अशराफिया की नहीं चलेगी। और खालिद साहब, एक और अच्छा जो आज की तकरीर के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि वो सियासी कुव्वतें जो पसे पुष्ट बैठ गई हैं, जो समझती हैं कि अवाम की बजाय इक़्तिदार कोई और देगा। कोई कहता है साड़ी गल हो गई है और कोई चाहता है कि साड़ी गल हो जाए। हम इनसे बरखिलाफ अवाम के साथ अपना मुकदमा अवाम के सामने अपना प्रोग्राम रखे हुए। और आज बड़ी बात बिलावल भुट्टो साहब ने ये की है, PTI के वर्कर्स को पैगाम दिया है कि इस वक्त तीर का मुकाबला शेर के साथ है और पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल फोर्स है जो सियासी कैदी नहीं रखती, न अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में रखती है। तो अगर उन्होंने आज होशमंदी का और सियासी फैसला किया और पीपल्स पार्टी के साथ चले तो मुल्क के अंदर हम यकीन दिलाते हैं कोई सियासी कैदी नहीं होगा,
किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं होगा, और हम ना इंतकाम लेना चाहते हैं, ना नफरत करना चाहते हैं, और ना अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं। हम सबके साथ बातचीत करके, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम है कि हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अब पीछे नफरत की, इंतकाम की, इंतशार की सियासत नहीं चाहते हैं। ये एक इतना वाज़े और इतना बड़ा पैगाम था जो आज पंजाब के दारुल हुकूमत से और पंजाब और पाकिस्तान के दिल से दिया गया है, और उसी तरह जिस नेक नियति से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये पैगाम दिया है, उसी जोश और जज्बे के साथ लाहौर और पंजाब के नौजवानों ने उसे रिसीव किया है। और इंशाल्लाह इसका फैसला 8 फरवरी को होगा कि ऐसी जमात और ऐसी लीडरशिप चाहिए जो सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखती, सियासी तकसीम और सियासी इंतशार पे तकसीम नहीं रखती। समाज, हम समझते हैं कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, मुल्क को इकट्ठा रखना पड़ेगा, हमें मुफाहमत की जरूरत है, और आवाम के मसाइल के ऊपर इत्तेहाद की जरूरत है जो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने मैसेज जो है रिकंसिलिएशन का दिया है लाहौर में, और बिलावल भुट्टो साहब पीडीएम की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा भी रहे, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रही है। इस वक्त जो पूरा माहौल है, अगरचे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी लीडिंग पोजीशन में है कि आलमोस्ट 97% सीटों के ऊपर उन्होंने अपने फाइनल कर लिए हैं, कैंडिडेट जो अनाउंस किए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको शायद वो माहौल मिल नहीं रहा जो बाकी जमातों के। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कुछ जगहों के ऊपर उनके दफातर पे हमले हुए हैं, उस पर भी हम आमिर साहब से बाद में बात करेंगे ज़रा। लेकिन ये जो मजमूई माहौल है वो अभी तहरीक इंसाफ को उस तरह से मिला नहीं है। तो ऐसे हालात में जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि ग्रैंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, 8 फरवरी के बाद सबको मिल बैठ के करना चाहिए, तो 8 फरवरी से अब तक जो दिन है इसके अंदर भी क्या कोई माहौल को साजगार बनाने के लिए इकदाम होने चाहिए, या ऐसे ही चलता रहे और फिर 8 फरवरी के बाद क्या वो माहौल होगा कि ग्रैंड रिकंसिलिएशन हो सकेगी? अब क्या पछताए जब चिड़ियां चुग गई खेत। पाकिस्तानी सियासी जमातों को ये सोचना उस वक्त चाहिए था ज्यादा कि जब फिसायत का दौर चल रहा था और एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगाया जा रहा था, सब ठट्ठा मजाक उड़ा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। चले फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मैं तो 5 जून से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके जमहूरियत की नहीं, मिसाके पाकिस्तान की जरूरत। अगर वो चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने हदूदो कयूद में रहे, तो ये एक ग्रैंड अलायंस की एक जरूरत थी जो कि तमाम ये जो कुछ हो रहा था आकर डिमांड करनी चाहिए थी कि उनके साथ अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में रिहाई मिलनी चाहिए, आए बाहर आगे। हम कोई एनआरओ की बात नहीं कर रहे, कोई माफी की बात नहीं कर रहे। यानी ये और इलेक्शन कमीशन जो किरदार एक अदा कर रहा था उसमें बहुत बड़ी वजाहत के साथ चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ सकी। हाँ, यही अगर बेनजीर भुट्टो साहब या जुल्फकार अली भुट्टो साहब होते तो ये कभी ऐसा दौर ना होता। यहाँ जो कि डिवाइड है, आसम अली जरदारी साहब का अपना नुक्ता नजर है, बिलावल भुट्टो साहब वाकई बड़ा पॉजिटिवली चल रहे हैं। और मुकाबला देखिए, मैं बताऊं, मुकाबला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन बाकी सारी सियासी जमातों के साथ है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से आगे है। जो हमारी असेसमेंट है, जो हमने अंदाजा लगाया है कि नवाज शरीफ को तो वो पजीराई मिल नहीं पाई, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब यंग एंड एथलेटिक लीडर है और कोशिश कर रहे हैं। अब आप और लेफ्ट की जमात है ना बुनियादी तौर के ऊपर, यानी ये टोटल एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने वाले उस तरह नहीं है, लेकिन 17 महीने आखिर गुजारे ही हैं। तो अगर उन चीजों को अगर सारा मुरक्कब के तौर पर देखे तो अवाम जो है ना, अवाम जाकर सवाल कर रही है सेहत कार्ड का, अवाम सवाल कर रही है लंगर खाने का, मुसाफिर खाने का, स्कूल का, तालीम का। ये जो वो काम थे जो आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो पूछ रही है कि यहाँ पर लोग मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इंडस्ट्री जो सारी बंद हो गई है, तो 17 महीने के अंदर मुल्क की तबाहकारी हुई है, उसका हिसाब लेना चाहते हैं। और इसका हिसाब उन्होंने वोट डाल के देना है। कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगा दिया, बल्ले का निशान ले लिया, लेकिन उसके बावजूद ये सीटें जो आपको 3% नजर आ रही हैं, ये 859 की 59 सीटों पे होगा। पाकिस्तान, ये नोट कर लीजिएगा बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बाहर सियासी जमात होगी तो जवाब तमाम हल्कों पे इलेक्शन लड़ेगी। वो इस तरह किसी की सीटें छोड़ना करना वो अमूमन
जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, साबिता हामिद रजा साहब है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर इलेक्शन ये लड़। अजहर साहब 7 नशिस्तें हैं, 5 सिंध में और 2 बलूचिस्तान में है जो अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं। आप ठीक कह रहे जी। हैं। देखिए बलूचिस्तान में जो कि अलायंस की बातें हैं, कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन सीटें सारी हो कवर, कोई एक सीट भी नहीं छोड़ी जाएगी। और उसमें अब क्या है, देखिए हमारी वेबसाइट के ऊपर तमाम कैंडिडेट के आ चुके हैं, उनके इंतखाबी निशान आ गए, आप खुद देख ले। हामिद मीर साहब उस दिन कह रहे थे वो किसी जगह गए इस्लामाबाद में, तो किसी ने वो दुकान में बैंगल लटकाया हुआ था, पूछा था ये क्या है, उन्होंने कहा वो हमारा कैंडिडेट महसूस ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नाम पे वोट मिलने हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नया रवाज आ रहा है, गैर जमाती इलेक्शन की बुनियाद तो रख दी किसी सियासी जमात ने नहीं कहा। आगे उन्हें कहना चाहिए था कि इंतखाबी निशान वापस दिया जाए, ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो हर एक अपना नुक्ता नजर है वो अपनी जगह रहे। अब मैंने ऑलरेडी सेक्शन 215 जो है इलेक्शन एक्ट का वो चैलेंज कर दिया, जिसके तहत आप इंतखाबी निशान ले सकते हैं। ये हमारी मैं लीगल पॉइंट्स की तरफ आता हूँ। एक पॉलिटिकल इशू है, आमिर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि हमने 85 का गैर जमाती इलेक्शन हुआ था, अजहर सदीक साहब ने अभी जो इंतखाबी निशान का हवाला दिया, और उसके नतीजे में जो हमने देखा वो भी तारीख का हिस्सा है, उससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। तो क्या ही बेहतर होता कि सारी सियासी जमातें इलेक्शन सिंबल के साथ होती, लेकिन चलें, इलेक्शन होना चाहिए, ये भी एक अच्छा साइन है। ये आपकी गुफ्तगू में हमें ये तासुर मिलता है बिलावल साहब की तकरीर में कि वो अपने वोटर्स के साथ साथ पीटीआई के वोटर्स को भी फोकस कर रहे हैं, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें आज़ाद उम्मीदवारों को देखकर, बल्कि तीर को वोट दें। जैसे अभी आपने कहा कि तीर का मुकाबला जो है कि वो शेर के साथ है, तो आप नहीं समझते कि आप अपने प्रोग्राम के साथ बराह रास्त आप अपने वोटर्स को और उस सारी यूथ या कौम को मुखातिब करें कि आप हमारे वोटर बन जाएं, रेदर देन कि आप किसी को कहें जी कि फ़लाँ अब नहीं है मुकाबले में। और दूसरा जो है कि आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर डिपेंड भी किया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद सारा का सारा जो है कि उनसे बदकिस्मती के साथ कि हम अब उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहें या जो भी कहें कि वो शायद 8 फरवरी के बाद दोबारा नज़र आएगी, तो उसको कैसे देखेंगे? देखिए खालिद भाई, एक तो मैं बात करूंगा, अजहर साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई हैं, हमारी बड़ी दफा गुफ्तगू होती है जाती भी, और उसमें भी हम हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं। लास्ट की मेरी जो गुफ्तगू हुई उससे भी यही था। देखिए पीटीआई ने पॉलिटिकल एटीट्यूड रखा नहीं है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमने इनके साथ नफरत की है। जब इनकी गवर्नमेंट आई हमने हाथ बढ़ाया, उससे पहले जब ये हमारे साथ अपोजिशन में थे नून लीग के खिलाफ, तब भी हमने इन्हें पॉलिटिकल रास्ते इख्तियार करने की कहा और पॉलिटिकल ख्यालात के साथ आगे बढ़ने का कहा, ये तब भी नहीं माने। इनकी हुकूमत में हमने इनके साथ गैर मशरूत तावन की बात की, ये फिर भी नहीं माने। आज भी इन मुश्किल हालात के अंदर ये फिर कह रहे हैं कि हमारा सबके साथ मुकाबला है। हम ये तो कहते हैं कि मुकाबला करते करते इन हालात के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए हम पीपल्स पार्टी में, फिर आपको ऑफिशियली पीपल्स पार्टी की तरफ से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद करने के हक में नहीं है, उनके निशान छीनने के हक में नहीं है, उन्हें सियासी मैदान से टेक्निकली नॉकआउट करने के हक में नहीं है। ना तो हमने किया, ना हमने कभी अप्रिशिएट किया है। लेकिन इसके अंदर आज भी जो ये कर रहे हैं, अगर कल का लाडला कर रहा था या आज का लाडला कर रहा है, पीपल्स पार्टी ने इसे कभी सपोर्ट भी नहीं किया, अप्रिशिएट भी नहीं किया। लेकिन बहरहाल अब हकीकत ये है कि पूरे पाकिस्तान में तीर का मुकाबला शेर के साथ है, क्योंकि आपको मखसूस सीटों का भी पता है। अभी भी अगर इन्होंने जिद रखी तो ये नुकसान पहुंचाएंगे, और इनडायरेक्टली ये पीएमएलएन को फायदा पहुंचाएंगे अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ तोपों का रुख रखेंगे। और इसी के हमने पहले भी ने कहा था कि आइए इस तासुर को खत्म करें और जनरल ज़िया की बाक़ियात को खत्म करें, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी नहीं मानी। मैं फिर आज इन्हें पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह करेंगे तो पीएमएलएन को मजबूत करेंगे, उन कुव्वतों को मजबूत करेंगे जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं। हमने कभी भी किसी को बंद नहीं किया, हमने कभी नहीं चाहा इनके साथ बुरा हो। हमारे लीडर्स भी इनके हक में बोलते रहे हैं। मैं खुद, मेरे प्रोग्राम गवाह है पिछले 1.5-2 साल से, तो जब से पीएमएलएन से एक सख्त वक्त आया है मैं इन पर तनकीद नहीं कर रहा। यही हमारी लीडरशिप का हाल है कि हमारी तरफ से इन पर कोई तनकीद नहीं होगी। हम सियासी बात कर रहे हैं, और सियासत ये है इस वक्त के ग्राउंड रियलिटी ये है कि तीर का मुकाबला शेर के साथ है, और अगर आप तीर के साथ खड़े होंगे तो आप शेर का शिकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तकसीम करेंगे किसी को भी तो आप शेर को सपोर्ट करेंगे, पहली बात। सेकंड बात ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सियासी कैदी नहीं रखेंगे तो ये महज कह नहीं रहे,
ये हमारा कंडक्ट है। हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 88 में आई तकरीर में पहला ऐलान किया कि हम सियासी कैदियों को रिहा करते हैं। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत बनी, उन्होंने पहला ऐलान किया कि हम सियासी कैदी रिहा करते हैं, जजेस रिहा करते हैं। आपको याद होगा, मैं आज फिर कह रहा हूँ, अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीटीआई के वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, भाई हम अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। 2013 में पंजाब के अंदर ये सारा वोटर हमारा था। मियाँ साहब का मुखालिफ, जो मियाँ साहब का एक वोटर था, एक हमारा, एक भुट्टो वोटर, एक एंटी भुट्टो वोट, वो हमारा वोटर था। इन्होंने बस रेले बहानों से लाडला बन के हमारे 40 साल पुराने कैंडिडेट तोड़े और लेके चले गए। हम और हमारा पॉलिटिकल वर्कर, हमने उसे पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी हुई थी। वो ना गालम गलोच पे यकीन रखता था, ना इंतशार पे यकीन रखता था। लेकिन आमिर साहब, वो तो सारे सीनियर सिटीजन हो गए हैं। अभी तो वोटर्स की अक्सरियत ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आपकी 60% 35-40 ईयर एज तक के हैं। ये तो न्यू कमर जनरेशन मेजॉरिटी मौजूद थी। अगर आप जलसे को ऑब्जर्व करें, मैं तो सारी वक्त बैठा हूँ जुलूसों में, पूरी कैंपेन में मौजूद हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह यंगस्टर्स मौजूद है और किसी का नहीं। आप देखिए ना कि पीएमएलएन का हमने ये हाल कर दिया है कि उन्हें अपना जलसा मंसूख करके ले गया वाला छोड़ के आना पड़ा। वो जलसा नहीं, छोड़ के आना पड़ा। अभी वो मार्करीज में आ गए हैं, इंडोर आ गए हैं। वो अभी वो इंडोर जलसों के ऊपर आ रहे हैं, इंडोर में आ गए। आज उन्होंने लिया का जलसा छोड़ा, हमने लिया नवाज शरीफ को उसके घर के अंदर बंद कर लिया। ये सर्कस का शेर है, ये बाहर ही नहीं निकल रहा। हमने लाहौर जैसे शहर में से बंद करके रखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज आप आमिर साहब बताएं, एक चीज और बताएं, फिर मैं अजहर साहब से भी इससे बात करूंगा कि आप नहीं समझते कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक बार फिर बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में, पार्लिमानी सियासत में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पे हो सकती है? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी नज़र आ रहा है कि आप शायद काफ़ी तादाद में कामयाब होके आएंगे। देखिए, हम इसी को रोकना चाह रहे हैं खालिद साहब। हमने पहले भी कह दिया, अगर ये नहीं है आज़ाद उम्मीदवार, अगर तीर की तरफ आएंगे तो मखसूस सीटें बढ़ेंगी। और अगर आज़ाद उम्मीदवार बतौर आज़ाद उम्मीदवार रहे और मौका दिया गया, देखिए हम पाकिस्तान के अंदर, अब बिलावल साहब ओपनली हर बात कह चुके हैं। हम उस वक्त भी बात करना चाहते थे जब पीटीआई फस्तायत के ऊपर उतरी हुई थी, जब मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे थे। अगर ये हमारे साथ सियासी तौर पर चलते तो ना 9 मई होता और ना उसके असरात आते। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम आज भी कह रहे हैं कि होश के नागुल ने, अगर आपने ऐसा किया तो खुद से अपने पाँव पर भी कुल्हाड़ी मारेंगे और पाकिस्तान की सियासत को भी खराब करेंगे। अगर इन्होंने इसी तरह ये, आप देखिए ना, किसी से निशान पूरे नहीं है, और अगर ये निशानों के साथ आपने वोटर को कंफ्यूज किया, जो कि एंटी नवाज शरीफ वोटर है, अगर आपने उसे तकसीम किया तो इनडायरेक्टली आप नवाज शरीफ की मदद करेंगे। अगर ये इतने पॉलिटिकल चीज को भी नहीं समझ रहे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? चलिए, एक छोटी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अजहर सिद्दीकी साहब आपसे शुरू करेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार पेशकश कर रही है कि हमें एक गट्ठे को लायामल बनाना चाहिए, इसके कितने इम्कानात हैं? और फिर 8 फरवरी में अजहर सिद्दीकी साहब, आपकी जमात कितना एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके बतौर आज़ाद उम्मीदवार कितने कामयाब होंगे और कितना वो पार्टी के साथ फिर खड़े रहेंगे? और फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात हैं वो कितने, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि आज़ाद उम्मीदवार अगर बड़ी तादाद में कामयाब हो जाते हैं तो फिर 8 फरवरी के बाद क्या पार्लिमानी सियासत में एक बार फिर बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग होगी? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो आज़ाद हैसियत में कामयाब होंगे वो कितना अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, कमिटेड होंगे, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी जमात के साथ ही रहेंगे? और फिर उनका पार्लिमानी ग्रुप जो है वो अगर कायम होगा तो उसके अंदर कितनी लीगल या जो इश्यूज़ हैं वो क्या है, उनको किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करना पड़ेगा या वो अपनी हैसियत में भी अपना पार्लिमानी ग्रुप बना सकेंगे और फिर वो डिफेक्शन क्लॉज उनके ऊपर लागू हो सकेगी? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। अजहर सिद्दीकी साहब के पास चलते हैं और हमारे साथ आमिर हसन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और अजहर सिद्दीकी साहब हैं। अजहर साहब, ये इस नुक्ते के ऊपर बताइएगा जो अभी मैंने क्वेश्चन रेज़ किया है। पीपल्स पार्टी मुसलसल एक तो पेशकश कर रही है पीटीआई को कि हमें मिल कर चलना चाहिए, और बहुत से लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं कि शायद अगला सेटअप हो सकता है पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मिलके बन रहा हो। इसके कितने इम्कानात हैं? और दूसरा फिर हॉर्स ट्रेडिंग और पार्लियामेंट के अंदर जो है कि आपका जो पार्लिमानी पार्टी की लीगल पोजीशन होगी वो क्या होगी? बहुत शुक्रिया। एक तो हमें छोटे भाइयों की तरह से है, लेकिन ये
जहां तक ये है ना कि ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है, ये ज्यादती इस कॉन्टेक्स्ट में है। नून लीग देखे क्यों नून लीग के साथ क्यों सोची समझी बैठे हैं कि उसके साथ मुकाबला है। भाई वो तो उनके पास ग्राउंड में उम्मीदवार पूरे नहीं है, क्यों ऐसी बातों की तरफ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि और ये 85 का प्रोजेक्ट नहीं चल सकना। ये जो पुराने चेहरे हैं ना, जितने भी जो पहले इतना अरसा रूल करते रहे हैं, उनको पजीरा ही नहीं मिलनी आवाम ने। आवाम ने उनको वोट देना। एक तो इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त चल रहा है और खुल के चल रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक, हाँ इसमें कोई शक नहीं, कोर कमेटी में बैठकर ये फैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लेफ्ट की जमात है, तो पीटीआई ज़हनी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो भी एक लेफ्ट की जमात है, तो कहीं ना कहीं आपस में इत्तेहाद और इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि ये कबल अज़ वक्त है, टाइम था, पहले अगर आपस में सेटलमेंट हो जाती है। बात है दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ निशान लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर मौजूद है। नॉमिनेशन पेपर मैंने भी जो कि खुद दाखिल कराए थे, मैंने बाकायदा लिखा था कि पीटीआई से मेरा ताल्लुक है, डेक्लेरेशन दी हुई है। तो मैं और जितने कैंडिडेट हमने दिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो इनफरादी लड़ रहे हैं, यानी उन पर डिफेक्शन, तो ये तो सीधी सी बात है, ये जितने भी मुंतखब होंगे ये पीटीआई के है। इन्होंने किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करना। सियासी जमात को तब ज्वाइन करना है ना कि अगर लड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर है, इंतखाबी निशान अपनी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये मिसाल के तौर पर अगर कल ये ज्वाइन करते हैं किसी को, तो डिफेक्शन की क्लॉज लागू हो जाएगी। और आर्टिकल 63 का केस जो मैंने किया, तो मेरे से ज्यादा तो बेहतर समझता नहीं है। आपको अगर किसी सियासी जमात के साथ जाना होगा तो ये इस्तीफा देके जाएंगे। तो ये पार्लियामेंट में ग्रुप शुरू का चक्कर कोई नहीं है, ये तो निकाल दें जेल से ये बात। तो सारे के सारे जितने आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जब वो पार्लियामानी ग्रुप फर्ज करें, एक पॉसिबिलिटी है कि पार्लियामानी ग्रुप का बनता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आती है, तो उसमें से 51% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कह दें कि हम उसकी बजाय फलां लीडर को जाना चाहते हैं या हमको डिसीजन लेना चाहते हैं बतौर पार्टी के, वो एक अलग बात होगी। लेकिन यहाँ जितने भी आएंगे इनकी इनफरादी हैसियत कोई नहीं होगी। अगर ये ऐसा करेंगे भी तो डिफेक्शन के केसेस में हमारे के साथ जाएंगे। और अगला जो फौरी तौर पर होगा, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करना होगा, एतमाद और अदम एतमाद का वोट देना होगा, तो वहां भी डिफेक्शन लगना है। पंजाब असेंबली वाले केस में मैं पेश हुआ था और बाकायदा वो ये बात शटल डाउन हो चुकी हुई है। तो आपका ख्याल है कि हॉर्स ट्रेडिंग इम्कानात जीरो हैं 8 फरवरी के बाद? है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग जो ये समझ बैठे है ना इस चीज को, तो वो जेहन में रख लें कि इस वक्त जो हालात आने हैं, जो बात बननी है वो बात ये बननी है, बात ये नहीं बननी कि आगे क्या होना है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जेल से निकाल दें। हाँ, कोलैबोरेशन हो सकती है, वो बात की बातें हैं। अब टाइम ऐसा नहीं है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि खुल के मुतालबा करें अपना सिंबल के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में आकर ये जबूरी बातें कर रहे हैं, हम कोई एहसान की बातें नहीं कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि सिर्फ इस फैसले का जो असर है वो आपकी रिजर्व सीट जो है गालिबन 227 बनती है नेशनल असेंबली, उससे आप महरूम हुए हैं? नहीं, उससे भी नहीं पड़ेगा। उससे भी नहीं महरूम हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट दे दिए है ना वहाँ। अच्छा, उन्होंने अपने कैंडिडेट वहां दे दिए हैं। रिजर्व सीटों पे जो पीटीआई के जो लोग आएंगे, अगर आएंगे वो सारे के सारे पीटीआई के होंगे। और जीतने के फौरन बाद पहला इजलास आप देख लेंगे, पार्लियामानी बोर्ड का इजलास होगा। जो ये इंडिपेंडेंट लोग हैं सारे बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। और जो कोई नहीं आएगा, जो कोई छोड़ के जाएगा, वो डिफेक्शन क्लॉज उस पे आर्टिकल 63 का इतलाक। अच्छा आमिर साहब, आप भी बैरिस्टर हैं, तो अजहर सिद्दीक साहब जो ये सारे लीगल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं या आपका नुक्ता नजर डिफरेंट है? अजय सिद्दीक साहब मेरे भाई हैं, लेकिन अगर इसी तरह की लीगल ये इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे तो वही नुकसान होगा। इन्होंने फरमाया था कि 15 जनवरी को इमरान खान कैंपेन कर रहे होंगे और हमारे दरमियान होंगे, बड़ा वायरल हुआ इनका। और आज मेरे ख्याल से 21 जनवरी है और इमरान खान जेल में और कैंपेन में कर रहे हैं। 2025 में कहा लीगल मामला भी जो हुए हैं ना, यहाँ तक स्नैच तक पहुंचने की वजह ये है कि ये पता नहीं किस पैराडाइज में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं। कल तक पॉलिटिक्स इनके हक में मनूवर की जा रही थी 2017 में, लेकिन आज पॉलिटिक्स अगर कहीं मनूवर हुई है तो वो इनके हक में नहीं हो सकती, ना हो रही है। हम कह रहे हैं कि मनूवरिंग को रोकना है, तो अगर आप हर पॉलिटिकल फोर्स से लड़ेंगे, हर एक से लड़ाई करेंगे, तो फिर आप आजाद के तौर पर आए, पार्टी रहे ही ना। आप ये चाह रहे हैं, इसका मतलब है? नहीं, मेरी नहीं मर्जी अगर साहब, हम तो आपको एज अ पॉलिटिकल पार्टी चाहते थे।
यार ये अब लिस्टें मुझे ना बात तो दे करने जो दो लोग ना। वो भाई के मुझे हमारे बात करने कैंडिडेट ये दो। ना वो अगर साहब उनको मुझे बात उनको करने लीगल दो, आप इंटरप्रिटेशन अपनी जरा टर्न कर पे लेते हैं, कीजिएगा, फिर आगे बढ़ा आप लेते अपनी हैं। जी टर्न पे कीजिएगा, जी जी बात मुझे आमिर बात साहब करने कंटिन्यू करें। आमिर साहब जी मैं बात ये कर रहा हूँ कि ठीक है, इन्हीं की मान लेते हैं, जैसे ये कह रहे हैं ऐसे ही होगा। बहुत से लोग जीतते जाएंगे, फिर इनकी पार्लिमानी पार्टी बनेगी और फिर ये जिसे चाहते हैं उसे वज़ीर आज़म बना लेंगे। ठीक है, ये महज नारे हो सकते हैं, जैसा कि पिछले 1.5-2 साल से आप इनके सुन रहे हैं। ये होगा नहीं। हम इन्हें जो बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल बात है और वो बात होने जा रही है, हम उसे रोक रहे हैं। आज लोगों के अंदर ये कहते हैं, ठीक है, इनके जज्बाती वोटर होंगे, कितने होंगे वो आपको पता चल जाएगा, कितने होंगे। क्या हुआ है इमरान खान से, कितनी दुनिया निकल आई है? क्या बाहर कोई टैंक खड़े हैं कि लोग ना निकले? नहीं निकले लोग, नहीं निकलते हैं लोग भाई। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बातें नारे जितने मर्जी लगा ले, कर लीजिएगा। इसी हालात के अंदर आपने कुछ नहीं छोड़ा। हम उस वक्त भी कहते थे पंजाब हुकूमत ना तोड़े, हम उस वक्त भी कहते थे केपी के हुकूमत ना तोड़े। इनके सारे फैसले उल्टे इनके गले में पड़े हैं, और अगर आज भी ये होशमंदी से फैसले नहीं करेंगे तो खुद इन्हें पता चल जाएगा। अच्छा, एक हमें सवाल क्या ये पैदा जरूरत होता है आमिर साहब कि अवाम का निकलना हमें भी ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है कि किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यूज़ किया जा रहा है। ये भी तो एक इम्कान है जो हमें नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को शायद टर्नओवर तवक्को से ज़्यादा होगा, और एक जमहूरी माशरे के अंदर ये अच्छी रवायत होती है कि आप सड़कों पर एहतजाज की बजाय बैलेट के जरिए अपनी राय का इजहार करें। आप समझ भाई मैं बात आपकी से एग्री करता हूँ, मुझे इसमें कोई नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल आप चंद शहरों की चंद सीटों तक मखसूस इलेक्शन नहीं है। बाकी सूबों में ये नजर नहीं आ रहे। पंजाब के अर्बन एरियाज में है या 2 शहरों में, आप गाँव की जाके कैंपेन देखे, आप इलाकों के अंदर जाके देखे, सिंबल इनका मौजूद नहीं है, कैंडिडेट इनके मौजूद नहीं है। लाहौर के अंदर अननोन इनके कैंडिडेट है। मैं आपको हर हल्के का बता सकता हूँ, ये भी जानते हैं। अगर ये भी होता है ना, आपको याद है 77 में भुट्टो साहब ने वो खंबे को भी वोट मिल गए जैसे कहा था, बड़े अननोन लोग थे उस वक्त। शायद ये एक तस्वीर ये भी इस वक्त भी जी नहीं खालिद साहब, भुट्टो साहब ने सियासी रिवायात से इनहराफ करते हुए नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को दिया था। इस दफा तो मुझे जुडिशल पार्टी बनाना चाह रहे थे ना इफ्तिखार चौधरी साहब, अभी वो ही बनी है। और मैं भी वकील हूँ, वकील लोग का सियासत जो है, अगर ये समझ रहे हैं कि वो फटे चुक देंगे और यहाँ पे पंजाब में बैठा हो जाएगी, ऐसी कोई ऐसा नहीं है। अजहर साहब, एक जो बड़ा इशू जो है वो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो सकता है आमिर साहब की भी राय ठीक हो, लेकिन ये सारी सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन जो है कि वो उस वक्त जो स्पीकर की नशिस्त पे होंगे उन्होंने करनी है, या फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन और कोर्ट में जाएगा। और इस वक्त भी चाहे पार्टी इलेक्शन हो, सिंबल की बात हो, या अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हो, या बाकी इलेक्शन एक्ट की जिस तरह तशरीह हुई है, तो ये मामला तो शायद आपके कंट्रोल या हाथ में नहीं होंगे। नहीं, देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि स्पीकर तो राजा परवेज अशरफ ही करेंगे। स्पीकर जो कि जब तक नया स्पीकर नहीं आता, सबसे पहला जो काम है वो तो सदारत वो ही करेंगे। आगे जो सबसे पहले जो काम होने हैं ना, वो आपके स्पीकर का इंतखाब होना है। जब स्पीकर का इंतखाब होगा तब पता चल जाएगा कि कौन सी सियासी जमात से है। देखिए, इशू इतना आसान नहीं है। अगर हम देखें लॉजिकल एक बात देखें ना, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत पड़ी है? इंडिपेंडेंट लोग लड़ेंगे वो। अच्छा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन करेंगे? एक सवाल है ना मेरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही हैं, वो कौन सी 72 घंटों के अंदर जो ज्वाइन करना है वो उन्होंने करना है, जो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ये जितने कैंडिडेट हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। इन्होंने मैंने खुद नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया, लिखा हुआ है, डेक्लेरेशन दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी लिस्टें दाखिल की हैं बाकायदा, ये उनके कैंडिडेट हैं। चले, ये तो इंटरप्रिटेशन को डाउट होगा, किसी को डाउट होगा तो वो वक्त आएगा, पता चल जाएगा। अगर ये मान ली जाए आमिर की बात, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजूद ही खत्म कर दिया, बैन ही कर दिया कि वो जनाब वो आजाद लोग लड़ेंगे, आजाद आएंगे। यानी सिर्फ इंतखाबी निशान लेने का अगर ये इंटरप्रिटेशन है कि इंतखाबी निशान लेने का मकसद है, पार्टी बैन हो गई, यानी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं है। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और आने वाले दिनों में आपको अंदाजा हो जाएगा। हमें इन इंटरप्रिटेशन की तरफ देखिए, ये जान के कंफ्यूजन इस तरह की पैदा की जा रही है
ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्हें डाउट रहे, इंतखाबी उन्हें नतायज के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश। हम ब्रेक ले लेते हैं अजहर साहब। ब्रेक के बाद आते हैं तो दो बड़े अहम इशू, एक बैलेट जो पेपर होने हैं अभी सरकारी मुलाजमीन के लिए, उसके ऊपर करते हैं कि बड़ी शिकायत आ रही हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और दूसरा फिर साइफर केस और तोशाखाना केस के ऊपर भी जो मरकजी गवाह थे उनकी जो बयानात हुए या जरा हुई इब्तदाई तौर के ऊपर, उसकी चीज़ें सामने क्या आई हैं, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पोस्टल बैलेट के ऊपर, और इसके साथ साथ कुछ तोशाखाना केस और साइफर केस में जो मरकजी गवाहान थे उनके बयानात के बाद सूरत हाल कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं पीएस पार्टी से, और अजहर सदीक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आमिर साहब, आपसे ये पोस्टल बैलेट बड़ा अहम इशू है। आपको याद होगा 2018 में भी गालबन कोई 1,08,000 या 10,000 वोट इस तरफ से पोस्ट हुए थे। अभी ये कुछ शिकायत इस वक्त हमारे नोटिस में आ रही हैं कि सरकारी मुलाजमीन के ऊपर शायद दबाव डाला जा रहा है कि आप 22 तारीख है आखिरी एप्लीकेशन दें, और उसके बाद जो है कि वो खुद वोट देने की बजाय कहा जा रहा है जी कि हम खुद ही फिल करके दे देंगे। तो इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन को क्या इसके अंदर रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, हमेशा से खालिद साहब ये जो बैलेट होते हैं, पोस्टल बैलेट्स, इनके ऊपर बड़ी धांधली रही है और ये अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती रही है। हमारे सेंट्रल इलेक्शन सेल ने इसके बारे में पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और अब भी हमारा सेंट्रल इलेक्शन सेल इस पे राब्ते पे है। मैं खुद भी सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ, तो हम लोग ये मसला उठा रहे हैं ताकि पहले भी जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें बहुत से रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, लेकिन हमने कोशिश की है कि प्रोसेस को मुतनाज़ा ना बनाया जाए और मसाइल का हल निकले और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद रहे ताकि इलेक्शन अच्छे तरीके से हो। तो हम ये लेके जा रहे हैं बिल्कुल धांधली के प्रोग्राम, और ये पुराने जो हमीद गुल के परवरदा हैं, इन्हें इलेक्शन चुराने की एक आदत है। आपको याद होगा कि बीबी हमेशा कहती थी कि ये इलेक्शन चुराने के पुराने और चालाक लोग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से बड़ी होशमंदी के साथ देख भी रही है, और हम तमाम इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ हम हर वक्त हर लम्हा राब्ते के अंदर है और इस मामले को उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे खालिद साहब मैं एक बात पॉलिटिकल करना चाहूंगा फिर एक दोबारा से, कि अगर पीटीआई को ये चीज बार बार अगर ये इसी खुशगमानी के अंदर रहे कि इनने बड़ी इनकी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है, भाई जो पार्टी सिंबल नहीं है, जिसका जो पार्टी आज मौजूद नहीं है और जिस पार्टी का सिंबल ही नहीं है और एज अ पॉलिटिकल पार्टी अवाम में नहीं जा रही, वो कल कैसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी वहां पे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगी? मुझे ये बता दें कोई तरीका है। और अगर अभी भी ये खुशगुमानी में रह के, और इनकी इन्हीं खुशगुमानियों ने ये हाल कर दिया है कि पीएमएलएन कह रही है जी हमें कैंपेन की जरूरत नहीं है, या वो नहीं निकल, तो मैं इन्हें फिर समझा रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल फाइट हो तो पॉलिटिकल ही होती है। इन लोगों ने पहले ही इतने मशवरे इमरान खान तक, देखिए ना आजकल इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मुहासरा है वकीलों का, और मैं भी वकील हूँ। हर वकील की एक अपनी लीगल राय होती है, और इमरान खान साहब को उन्होंने घुमाया हुआ है या पीटीआई को घुमाया हुआ है। जो हाल हो रहा है कि एक ग्रुप कुछ सुना रहा है, एक ग्रुप कुछ सुना रहा है। भाई यहाँ पे तो जज एक माइंड के साथ नहीं फैसला करते, और जहाँ पे माशाल्लाह इतने वकील इकट्ठे हो जाए वहां फिर कंफ्यूजन ही पैदा होगी, उन्हें हल तो नहीं निकाला जाएगा। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल बात करें, इसलिए एज अ पॉलिटिकल इमरान खान या पीटीआई को इस वक्त पॉलिटिकल विजडम की जरूरत है, पॉलिटिकल माइंड की जरूरत है। वो उनको राय मिलनी चाहिए। ये है कि इनके पास कानूनी आगे हैं, पॉलिटिकल सारे भाग गए हैं, वो नहीं है। अजहर साहब की तरफ मैं आता हूँ। अजहर साहब 3-4 मिनट ही हमारे पास है प्रोग्राम की। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें साइफर केस और तोशाखाना केस खास तौर के ऊपर आपकी कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि उसमें आजम खान साहब का बयान, वो कहते हैं कि मैंने 161-164 का जो स्टेटमेंट था ओथ के ऊपर नहीं था, कुछ फैक्चुअल भी उन्होंने चीज़ों को तब्दील किया है। सिमिलरली तोशाखाना केस के अंदर भी जो गवाह लेकर आए हैं दुबई से, उसके भी तजादात काफ़ी पाए जाते हैं। तो इन दोनों के नतीजे में जो आमिर साहब ने भी आपको एक जुमला बोला था कि आप कह रहे थे कि 15 जनवरी तक आ जाएंगे, वो तो गुजर गई, वो अभी भी अंदर हैं। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले ये दोनों केसेस में भी इक्विटल हो जाएगा या उनको केस को फेवर मिलेगा? देखिए, वजह ये है कि आमिर छोटा भाई है, वो चूंकि ये जो इश्यूज है ना अदालतों में जाकर सेटल डाउन, प्रोफेशनल वकील होना, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। ये जो बात है ना, ये हमने बड़ी डेलिब्रेशन की है इसके ऊपर। इस तरह मेरा अकेले का फैसला नहीं है,
अपना माशाल्लाह एतजाज हसन है, कुशा साहब हैं, सलमान अकरम राजा है, अली जफर हैं, स्टॉलवर्ट बैठे हुए हैं। और हामिद ये खान। सबका एक नुक्ता नजर है और ये पॉलिटिकल फैसला भी यही है। यानी अगर हम इसको हवा में मान लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं वजूद में, हर कोई अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा इलेक्शन लड़ रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं। और जो मैं बात मैंने की उस पर क्लियर हूँ और आप देख लेंगे पार्लिमानी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जब आए बात की तरफ, ये हमें छोड़ दें इलेक्शन कैसे लड़ना है नहीं लड़ना, आप सिर्फ ये डिमांड करें हमारे साथ के साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, तो वोट पड़ेगा वो निकलना चाहिए। फिर को पता चल जाएगा कि 2/3 अक्सरियत कौन लेकर जाता है। 70% से जायद जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साफ जवाब इलेक्शन, जिन्होंने धांधली हो रही है ना, अभी कराची में मारा गया है, अभी अरसलान खालिद का मैं देख रहा था, 200-250 लोग आ गए हैं। तो उसके बाद हर जगह जो फसाइयत का जो बाजार है ना, अब आते हैं सबसे पहले मैं आता हूँ तोशा खाना केस है ही कोई नहीं। अजहर सिद्दीक वो आदमी जिसने 1990 से लेकर अब तक का सारा डाटा निकलवाया नजर आया, ये केस क्या बनाया? उन्होंने कहा ये चीजें जो है ना सस्ती खरीदी है, अभी सस्ती वैल्यूएशन उन्होंने नहीं करनी थी, आपके महकमों ने की है। अब उसके लिए क्या किया, कोई एक कंपनी का दुबई में राब्ता किया, उसका कोई मुलाजम है, तस्वीरें भेजी, तस्वीरों की बुनियाद पर वैल्यूएशन की, तो वो तो वही का वही केस ही खत्म हो गया है, कुछ नहीं। अगर इस तरह बैठ के वैल्यूएशन करेंगे तो फिर इमरान खान नहीं है, फिर आज तक जितने जिसने सारे हो जाएंगे। के सारे बनेंगे। तो ये तोशा खाना की हद तक जहां तक 15 जून की बात है, वो बुनियादी तौर पर मेरा थी इलेक्शन में प्रोसेस दिया जाए, उन्होंने दिया नहीं, सिंबल भी ले लिया, हर तरह के काम वो कर दिए, तो फिर चांस तो कोई है नहीं। और जब आप इलेक्शन के प्रोसेस में आ गए, सजा सस्पेंड हो चुकी थी इमरान खान साहब की, साइफर में जमानतें हो चुकी थी, रह क्या गया था? अब तो जबरदस्ती आपने 12 मई के केसों में पढ़ के अंदर डाला हुआ है, तो अपना नैब के केस बना के, तो केस तो थे ही नहीं। वो शायद आमिर साहब आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं था, तो आप अभी भी अंदर हैं, तो आप गलत फहमी ना रहे कि 8 फरवरी के बाद भी कुछ ऐसा ही होगा। चाह रहा हूँ, देखिए अभी भी आज एतजाज हसन साहब इधर हमारे जलसे में थे और उन्होंने खुल के बताया है कि वो अपनी पार्टी के साथ है, लेकिन ये पीटीआई के दोस्त अभी भी उन्हें अपने साथ समझ रहे क्या करें। चल आज़ाद साहब आखिरी मिनट है, कंप्लीट कर लें, फिर हम प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट है, टूल बने हुए ना, हम टूल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के, ये एस्टैब्लिशमेंट के टूल बने हुए, ये एस्टैब्लिशमेंट की जुबान है बात करना। एक जमहूरिया वाले नहीं है, ऐसे ना करें। साइबर की वो क्या रह गया, जो बयान जो कोर्ट में दिया जाता है बयान वो है आजम खान के, उस बयान के बाद का सिर्फ कापी गुम होने के अलावा है कोई। वो आपको पेशकश कर रहे हैं बातचीत की, और दीजिएगा वो देखिए हमें ये कि एस्टेब्लिशमेंट का टूल कह रहे हैं, देखिए यही तो हमारी इनके साथ लड़ाई थी, ये टूल बन के आए शुजा पाशा के और फैज हमीद के। हम कभी टूल ही तो नहीं बने हैं एस्टेब्लिशमेंट के, हम तो पॉलिटिकली प्ले करते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। चले उम्मीद रख लीजिए, चले चले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी और आमिर साहब आपका भी, और हमें भी चाहिए कि 8 फरवरी तक माहौल को शायद साजगार बनाने की कोशिश की जाए और आवाम को फ्रीली टाइम मिलना चाहिए, और ताकि वो अपनी इजहार कर सके वोट के ज़रिए, और जो तब्दीली वोट के ज़रिए आती है वो सबसे बेहतर होती है। गली मोहल्लों मुजाहरों के ज़रिए तब्दीली में इंतशार का एलिमेंट होता है, ये सबको समझना चाहिए, सियासी जमातों को भी, हुकूमत को भी।